Hello students, this is Akash Kumar, your commerce teacher. And now we are going to start with the fifth topic of business environment, that is the macro environment. So let's start with this topic. Macro environment. It refers to those external forces which exercise a indirect influence on the working and performance of a business organization. मतलब वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट रूप से इन्फ्लुएंस करती है, उसके परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट. क्लियर? अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरेक्ट विद द मैक्रो एनवायरनमेंट. अगर कोई भी कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी, बिजनेस इंटरप्राइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो डायरेक्टली और रेगुलरली रूप से मैक्रो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करती, जिस कारण से इसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट भी कहते हैं. एज वी नो अर्लियर, माइक्रो इन्वायरमेंट इज द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोलेबल होती है, बिजनेस के अंतर में कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन द मैक्रो इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट इन्वायरमेंट फोर्सेस आर लेस कंट्रोलेबल दैन द माइक्रो फोर्सेस. लेकिन माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, दैट इज अ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द business. Therefore, success of an enterprise depend on its ability to adapt to the macro environment. तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस तभी कर सकता है जब उसमें ये एबिलिटी हो कि वो किस तरह से मैक्रो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पा रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस कंपोनेंट्स. Number one is economic environment, social environment, technological environment, political environment, and legal environment. Economic environment. The economic environment consists of an economic system, economic policies, and economic conditions prevailing in a country. वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज़ या कंडीशन जो किसी भी कंट्री में अवेलेबल है उसी को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोला जाता है. बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का स्टडी करना बहुत ही कंपलसरी होता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्ट रूप से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है. क्लियर? फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट, इंडेक्सेस, वैल्यू ऑफ रुपीज, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. क्लियर? हम लोग जैसे ही इकोनॉमिक वर्ड आता है तो इकोनॉमिक वर्ड से हमारे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मनी. क्लियर? एंड वी ऑल आर स्टडी अबाउट द इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स. हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इकोनॉमी होता क्या है, लाइक जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशंस, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इस सब को इकोनॉमी बोला जाता है. हम लोग कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी इंडिया के कंपेयर में बहुत अच्छी है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यूएस की जो नेशनल इनकम है वो हाई है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई है, इस कारण से वो इंडिया की इकोनॉमी से बहुत अच्छी है. क्लियर? तो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो डायरेक्ट रूप से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उस पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट डालती है. कैसे? क्योंकि अगर बैंक्स ईजिली लोन अवेलेबल करवा देती है अपने कस्टमर को, या सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना, हाउसिंग लोन अवेलेबल करवा दें, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स जो है वो ईजिली लोन ले पाएंगे. और अगर लोन ले पाएंगे तभी वो उस पैसे से रियल एस्टेट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे और घर खरीद पाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू अ डिक्रीज इन टैक्स रेट्स इन अ कंट्री क्रिएट मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट. अगर हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब नेट इनकम, दैट मीन्स आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टैक्सेस. अगर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हाई हो गया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टैक्स रेट जो है वो किसी भी कंट्री की या हमारे इंडिया की टैक्स रेट, सपोज दैट टैक्स जो है इंडिया की वो कम हो गई, इससे क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हाई हो जाएगी. क्लियर? तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा. क्लियर? तो ये चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस में अवेलेबल नहीं है, बट बिजनेस के बाहर रहकर भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है. क्लियर? नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट. मीन्स
It consists of social forces like tradition, values, social trend, level of education, the standard of living, etc. And all these forces have a vast impact in business. अगर हम सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो जितने भी सोशल ट्रेंड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ है, लेवल ऑफ एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे सोशल फोर्सेस भी सोशल इन्वायरमेंट या हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करती है. कैसे? तो अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? ट्रेडिशन मीन्स इट रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिके और सेंचुरीज. अब देखो क्या कि ट्रेडिशन मीन्स क्या कि जो हमारे सोसाइटी में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. क्योंकि इंडिया, आप सभी को पता है इंडिया क्या है, एक फेस्टिवल्स की कंट्री है ना. हम लोग इंडिया में हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो ये फेस्टिवल जो है बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है. क्लियर? कैसे? तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ता है? तो मोर डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस बिजनेस. अगर हम बात करें इस फेस्टिवल सीजन में, तो फेस्टिवल सीजन में डिफरेंट बिजनेस के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ये फेस्टिवल्स लेकर आती है. क्लियर? और फॉर एग्जांपल जैसे कार्ड मेकिंग कंपनी, जैसे न्यू ईयर आती है तो न्यू ईयर में हम लोग सभी को कार्ड्स देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड. उस समय कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है. फेस्टिवल, डिफरेंट फेस्टिवल्स में कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है. या फिर स्वीट्स की जो शॉप्स हैं, या फिर टेलरिंग आउटलेट, क्लॉथ शॉप्स है, शोरूम्स हैं, है ना, इन सभी की जो बिज़नेस है वो फेस्टिवल टाइम में बूस्ट हो जाती है. ठीक है? तो इस तरह ट्रेडिशन जो है हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है. या फिर और भी अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंट्री में अलग अलग तरह की ट्रेडिशंस होती है. जैसे इंडिया में यहाँ की लेडीज जो हैं साड़ियाँ पहनती हैं, जो अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे साड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, जिस कारण से जितनी भी साड़ी मेकिंग कंपनी है उसके लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए. क्लियर? नेक्स्ट अगर वैल्यूज़ की बात करें तो इट रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी such as freedom of choice in the market, social justice, equality of opportunity, non-discriminatory practices, etc. तो ये वैल्यू का मतलब कि वैल्यूज़ जो है, वैल्यू मतलब क्या, जो हमारे सोसाइटीज़ के लोग फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं. जैसे हमारे सोसाइटी में क्या है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, मतलब आप मार्केट जा रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग जो सामान खरीदना आप खरीद के ला सकते हो. इसमें जितने भी शॉपकीपर हैं आपको ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप ये सामान ही खरीदो. क्लियर? दैट मीन्स हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है. सोशल जस्टिस की बात करें तो सभी को एक जैसा न्याय पाने का राइट है. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए एक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती है. जैसे फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल जो है वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, किसी पार्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं. क्लियर? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. अब इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कैसे पड़ता है? तो जो ऑर्गेनाइजेशंस दैट बिलीव इन वैल्यूज मेंटेन अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी एंड फाइंड ईज इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट. अब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, तो जो इस वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है ना, मान रही है या वैल्यूज़ को मेंटेन करके रख रही है, उसकी सोसाइटी में जो इमेज है वो बहुत अच्छी क्रिएट होती है, जिस कारण से उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने में डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ता. क्लियर? नेक्स्ट है सोशल ट्रेंड. सोशल ट्रेंड की अगर बात करें तो वो चीज़ें जो आजकल सोसाइटी में चल रही है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल ये ट्रेंड में, जींस ट्रेंड में है, ये एंड्रॉइड्स, ये फ़ोन ट्रेंड में है, ये एंड्रॉइड सिस्टम अभी क्या है, सोशल ये ट्रेंड में है. तो ट्रेंड का मतलब जनरल चेंजेस और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. जो भी हमारी सोसाइटी में जो जनरल चेंजेस हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसे ही तो ट्रेंड बोला जाता है. जैसे अगर हम शहरों में बात करें तो हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड अमंग अर्बन डवेलपर्स, यहाँ के लोगों में हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड है. अब इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ता है, तो ये हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है. कैसे? तो लोग हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, इस कारण से लोग जिम ज्वाइन करने लगे, है ना. मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ गई, हेल्थ जितने भी प्रोडक्ट हैं उस चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई. क्लियर? तो इस तरह से ये चीज़ें भी जो है हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है. चलो इसका एक अच्छा सा एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं इसे. क्लियर? आप सभी जानते हैं गूगल क्या है. क्लियर? गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है ना, जहाँ हम कुछ भी सर्च करते हैं. गूगल क्या करती है, तो गूगल जितनी भी अपने ऐड कैंपेन करती है वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में. लेकिन इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं? बहुत कम ही लोग हैं जो इंग्लिश अच्छे से जानते, अच्छे से बोलते, अच्छे से समझते हैं. क्लियर? इस कारण से गूगल जो है वो इंडिया में क्या की, हिंदी ऐड कैंपेन करना स्टार्ट कर दी. क्लियर? क्योंकि गूगल जानती है
कि इंडिया में उसने ऑलमोस्ट 99% जितनी भी एडुकेटेड ग्रुप था, एडुकेटेड लोग थे, पीपल्स थे, उसने हिट कर लिया। अब उससे गूगल को अगर खुद को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं समझ पा रहे, उस तक उन्हें पहुंचना है गूगल को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, हिंदी में ऐड कैंपेन स्टार्ट करना होगा। इस कारण से ही गूगल ने हिंदी ऐड कैंपेन स्टार्ट किया। आप लोग सभी देखते हो कि आजकल गूगल पे एक ऐड आता है, गूगल से पूछो, अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है तो गूगल से पूछो, आसपास जो भी चीज़ें जाननी है गूगल से पूछो। इस तरह की जो ऐड कैंपेन है गूगल की, गूगल से पूछो, ये गूगल ने सोशल ट्रेंड को देखते हुए स्टार्ट किया। क्लियर, क्योंकि उसे खुद को एक्सपेंड करना था। इस कारण से ही गूगल ने क्या किया, खुद को चेंज किया। और जब तक चेंज नहीं कर पाओगे, जब तक आप जो भी मार्केट में, तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई रेडियो की कंपनी थी, अगर आज तक वो रेडियो ही बनाते रहती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो रेडियो की कंपनी कहाँ कन्वर्ट हो गई, वो टेलीविजन बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी भी अदर बिजनेस में चले गई। क्लियर। तो इस तरह से सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, तो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इम्प्रूवमेंट मीन्स सभी को पता है, इम्प्रूवमेंट में क्या करना, सुधारना। लेकिन इनोवेशन मीन्स जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है उसे और अच्छा करना, उसे और सुधारना। जैसे आप लोग जानते हो कि पर डे टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है। हर दिन हम लोग नए नए मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो पर डे क्या हो रही है, जो मोबाइल पहले से अवेलेबल है उसकी टेक्नोलॉजी में हम पर डे कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन, विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये क्या प्रोवाइड करती है, तो गुड्स को प्रोडक्शन करने का नया नया तरीका मुझे प्रोवाइड करती है। सोचो कि पहले जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 100 आदमी चाहिए था, अब वो चीज़ें एक मशीन के द्वारा 10 लोग मिलकर भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्लियर, रेंडरिंग सर्विस, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स टू ऑपरेट अ बिजनेस। और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही देखते हैं कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आई है जिसके थ्रू हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बैंक्स में कंप्यूटर्स नहीं थे, तो पहले क्या होता था, तो स्टाफ जो है वो मैनुअल्स रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उस मैनुअल रिकॉर्ड, बड़े बड़े फाइल्स के जगह पे अब क्या आ गया, तो कंप्यूटर्स आ गए। अब जितने भी रिकॉर्ड्स है वो कहाँ रखे जाते हैं, कंप्यूटर। तो अब स्टाफ्स के काम को थोड़ा ईजी बना दिया गया कंप्यूटर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ आर चेंजिंग फ्रॉम रैपिड स्पीड। अगर टेक्निक्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बहुत तेज़ी से तेज़ हो रही है। प्रोडक्शंस के तरीके, मार्केटिंग का तरीका, हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस, या फिर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी जो है आजकल मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल आप देख रहे हो कि जो पहले हम लोग मार्केटिंग करते थे, पहले मार्केटिंग कैसे करते थे, पैम्पलेट्स के द्वारा, बैनर्स लगाकर, टीवी में ऐड देकर। लेकिन आज ये मार्केटिंग का ये जगह किसने ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग कैंपेन करते हैं, ऐड कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो अब आप भी देख रहे हो कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। And it is compulsory for the organizations to understand the new techniques and adopt to it as soon as possible, have a first mover advantage। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चेंजेस मार्केट में हो रही है, ठीक है, उससे जल्द से जल्द अडॉप्ट कर ले ताकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसे मिल पाए। क्लियर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैंने बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस के अंतर्गत कि क्या होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल आपके सामने है नोकिया का। आज नोकिया मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गई है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसने मार्केट के डिमांड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को नहीं कन्वर्ट किया। क्लियर, जिस कारण से वो क्या हुआ, तो आज मार्केट से गायब हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई कंपनी थी जो धोती बना रही थी, धोती प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, अब सोचो कि वो अगर अभी तक धोती बनाते रहती तो वो कंपनी चलती नहीं चलती। तो अब क्या किया उसने, क्या किया, खुद को चेंज किया। अब धोती की जगह उसने पैंट बनाना स्टार्ट कर दिया, जींस बनाना स्टार्ट किया। किस लिए, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज कर सके। क्लियर, तो जो मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी के बेस पे उसने क्या किया, खुद को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स हैज चेंज द सिनेरियो ऑफ डूइंग द बिजनेस, बाइंग गुड्स एंड एबलिंग सर्विस एट द क्लिक ऑफ अ माउस, है
है ना। आजकल ई कॉमर्स आप लोग सभी जानते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के बारे में, कि एक क्लिक पे जो भी चीज़ें हैं वो आपके घर तक पहुंच जाती है। तो आजकल ये जो ई कॉमर्स जो है बिज़नेस के तरीक़ों को ही चेंज कर दिया बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस का कॉन्सेप्ट था उसको बिल्कुल तरह से चेंज कर दिया। आजकल कोई भी चीज़ें खरीदना, सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ईजी हो गया। बस एक माउस क्लिक पे सारी सर्विस गुड्स अवेलेबल होती है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव लिया है, उससे भी क्या हो कि टू एंड मूव टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? तो पेपरलेस सोसाइटी की ओर। हम लोग जो भी चीज़ें पहले खरीदते थे तो फिजिकल ट्रांजेक्शन्स होती थी मनी का, लेकिन अब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो ऑनलाइन हो जाती है। दैट मीन्स पेपर्स की बचत हो रही है, पेपरलेस सोसाइटी की हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल की अगर देखी जाए तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 4G इंटरनेट फैसिलिटी इन इंडिया, जैसे ही इंडिया में 4G जो है इंटरनेट फैसिलिटी जो इंडिया में लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस हुई, ऑल द सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड टू मैन्युफैक्चर 4G सपोर्टेड फॉर्मेट फोन्स ऑनली। तो इंडिया में जितनी भी सेल फोन मैन्युफैक्चर कंपनीज थी उसने क्या किया? 4G सपोर्टेड मोबाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? अगर वैसा नहीं करते तो मार्केट से वो गायब हो जाता। क्लियर? इसके अलावा और भी देखा जाए तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि अभी कोविड-19 का इफेक्ट जो अभी पूरे इंडिया में है, जिस कारण से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, स्कूल्स, कॉलेज, क्लासेस नहीं हो पा रही है, लेकिन इस वेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। किस वे से? तो ऑनलाइन माध्यम। तो ये भी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर आर नॉट टीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग कहीं भी बैठे हैं, लेकिन कहीं भी बैठ के अपने स्टूडेंट्स को तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हैम्पर्स नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही बेनिफिट है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाता है वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर पाता है सोसाइटी के अंतर्गत। तो आई होप सभी को समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी के अंतर्गत, क्या 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 ये इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस के ऊपर। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट implies political condition such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative hold toward business। सिंपल वे में ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। क्लियर? पीस है या नहीं कंट्री में, या फिर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो भी चुने हुए कैंडिडेट हैं, उनका बिजनेस को लेके क्या एटीट्यूड है, क्या विजन्स है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। इट इंक्लूड गवर्नमेंट विजन। अब जैसे आज जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी कहती है कि 2022 तक, 2022 तक इंडिया के जितने भी किसान हैं इनकी जो इनकम है वो डबल कर देगी। ये गवर्नमेंट की क्या है? विज़न है। तो गवर्नमेंट इस विज़न पे काम कर रही है। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड पब्लिक, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक को लेकर, या फिर गवर्नमेंट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट प्रायोरिटी कैसे देती है, किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देती है? जैसे गवर्नमेंट जो है वो अभी क्या कर रही है, तो आईटी सेक्टर को बहुत डेवलप कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। इस चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट जो है वो आईटी सेक्टर्स की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। डैट मीन्स आईटी सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। पावर टू टेक डिसीजंस, अब गवर्नमेंट में क्या पावर है डिसीजंस लेने की। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। जैसे ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, इसने जीएसटी को तुरंत लॉन्च कर दिया, तुरंत इंडिया में लागू कर दिया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड कॉर्पोरेट हाउसेस। अब गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को लेकर किस तरह से प्रमोट कर रही है। क्लियर? अब देख रहे हो कॉर्पोरेट हाउसेस में लाइक रिलायंस जियो, आईटीज़, गवर्नमेंट जो आईटी सेक्टर्स को बहुत प्रमोट कर रही है। स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है बहुत इनसे स्टेबल है और इंडिया में पीस है, मतलब शांति बनी हुई है, जिस कारण से यहाँ पे क्या है ये सारी चीज़ें क्या है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। फेवरेबल पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस प्रमोटिंग स्टार्टअप्स। अगर क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो मेक इन इंडिया है, इस कारण से गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है ना। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो स्टार्टअप को लेकर है, फेवरेबल है, जिस कारण से बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट्स एक्सेट्रा, बिल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो है टुवर्ड दी बिजनेस, गवर्नमेंट की जो व्यूज़ है, विजन्स को लेकर, ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती है। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू फेवरेबल वर्किंग कंडीशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स। देखो अब यहाँ पे क्या है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब से आई है तब से एक ही चीज़ लेकर चल रही है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ अपने इंडिया में ही बनाना चाह रही है, जिस कारण से गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, वो सब किस चीज़ को लेकर है, तो मेक इन इंडिया मतलब गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया को पूरा प्रमोट कर रही है, जिस कारण से इंडिया में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भी इंडिया में आके स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस। गवर्नमेंट प्रायोरिटी फॉर डिजिटल इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड एडवांटेज टू IT सेक्टर। और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है डिजिटल इंडिया, मतलब गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ पेपरलेस करना चाह रही है, वो डिजिटल करना हर छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, तो डिजिटल करना चाह रही है, जिस कारण से गवर्नमेंट जो IT सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रही है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली हमें बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज लीगल इन्वॉल्वमेंट। It represents the legal freedom provided or restriction imposed in country while performing various organizational activities। इसके अंतर्गत ये किसी भी बिजनेस एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट कितना फ्रीडम देती है और कितना रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, ये देखा जाता है। इट इंक्लूड वेरियस लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, रूल्स मेड बाय वेरियस एजेंसीज, कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए, कंट्रीज़ को रन करने के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी लॉज पास करती है पार्लियामेंट में, जो भी रूल्स बनाया जाता है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, जो जजमेंट देती है, वो सब लीगल इन्वॉल्वमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है। इन इंडिया वेरियस बिजनेस लॉज पास बाय पार्लियामेंट। इंडिया में अगर देखा जाए तो बिजनेस को चलाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉज पास किए गए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में पास किया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनी एक्ट 2013 एक्सेट्रा। For example, confidence of foreign investors in India has increased। अब देखो क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उसके कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक जजमेंट दिया है, क्या कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके फाइल को, उनके केस को सुनने के लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा सेपरेट कोर्ट, है ना, जिस कारण से क्या हुआ, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो जो है वो क्या हुए, कॉन्फिडेंस हो गए। ठीक है, उनका डर खत्म हो गया। नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम। अब देखो क्या है कि पहले जो है वो जो बिजनेसमैन होते थे, बहुत सारा टैक्स की चोरियां होती थी इंडिया में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स की चोरियों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। कैसे? तो गवर्नमेंट हैज़ पास GST। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टैक्स को सुधारने के लिए GST को पास किया, जिसमें 20 इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया। क्लियर। जिसके अंतर्गत टैक्स इवेशंस फॉर बिजनेस विल बिकम डिफिकल्ट, जिसमें जो भी बिजनेस है उसके लिए टैक्स छुपाना, टैक्स चोरी करना वो डिफिकल्ट हो गया। क्लियर। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है कि अभी हाल में आप लोगों ने मूवी देखा होगा छपाक। एसिड टैक्स को देखते हुए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वेयर लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज इज नेसेसरी टू सेल एसिड्स, है ना, कहीं भी इंडिया में एसिड अगर सेल हो रहा है तो उसे सेल करने के लिए लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्लियर। तो इस तरह से हम ये मैक्रो इन्वायरमेंट खत्म हुआ। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये पांचों चीज़ हम लोगों ने देख लिया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। क्लियर। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ें बिजनेस के बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजनेस के हर एक एक्टिविटी पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ पे ये कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट या प्रभाव डालती है। क्लियर।